बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और बेहद रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दारुल कम स्कूल्स की जानिब से ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम 10th क्लास की पाक स्टडीज़ पढ़ रहे हैं इस क्लास में, और हमारा चैप्टर नंबर 7 कंटिन्यू है जिसका नाम है पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात। आज हम इसमें टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है अक़वाम मुत्तहिदा, यूनाइटेड नेशंस। इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं। पहले स्क्रीन पर आपको इस वक्त यूनाइटेड नेशंस का लोगो दिखाई दे रहा है और दूसरी साइड पर आपको इसका सदर मकाम दिखाई दे रहा है। इसका सदर मकाम न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क कहाँ पर है? आप जानते हैं कि ये अमेरिका की एक स्टेट है, ठीक है। आपने याद रखना है जो इसका मेन हेडक्वार्टर है, मेन एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर, वो न्यूयॉर्क में है। स्क्रीन पर इस वक्त जो शख्सियत आपको दिखाई दे रही है ये इस वक्त यूएन के, यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल हैं और इनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस। गुटेरेस भी कहा जाता है, एंटोनियो गुटेरेस या एंटोनियो गुटेरेस, और इनका ताल्लुक पुर्तगाल से है। और 1 जनवरी 2017 को ये एज अ सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन अपॉइंट हुए थे। जहन में रखिएगा कि यूएन के जो चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं, जो इसके मेन हेड होते हैं, वो सेक्रेटरी जनरल कहलाते हैं। आपने इस ओहदे को जहन में रखना है। अच्छा, हेडक्वार्टर्स देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर्स कहाँ कहाँ पर हैं? जो इसका मेन हेडक्वार्टर है वो डेफिनेटली न्यूयॉर्क में है, जहाँ इसका पूरा सेक्रेटरीट है, जहाँ इसका सारा एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड रखा जाता है। लेकिन इसके अलावा मज़ीद इसके कुछ हेडक्वार्टर्स बनाए गए हैं, वो देखते हैं कहाँ कहाँ पर है। इसका एक हेडक्वार्टर जिनेवा में है। जिनेवा कहाँ है? आप जानते हैं, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि स्विट्ज़रलैंड में मौजूद है ये। लेकिन स्विट्ज़रलैंड में जहाँ फ्रांस की सरहद है, स्विट्ज़रलैंड की वो बाउंड्री जो फ्रांस से जाकर मिलती है, वहाँ पर ये स्विट्ज़रलैंड की ज़मीन पर ही जिनेवा का इलाका मौजूद है। वियना ऑस्ट्रिया का कैपिटल है, और नैरोबी आप जानते हैं कीनिया का कैपिटल है। अच्छा, ये इनकी बिल्डिंग्स हैं। ये न्यूयॉर्क की जो मेन सेक्रेटरीट है उसकी बिल्डिंग है, ये सेक्रेटरीट बिल्डिंग है। यहाँ सारा एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड यूएन का रखा जाता है। ये यूएन की लाइब्रेरी है, साउथ एनेक्स यहाँ पर। और ये कॉन्फ्रेंस बिल्डिंग हॉल नज़र आ रहा है आपको। जनरल असेंबली की बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर ये मेन जनरल असेंबली की बिल्डिंग है और यहीं पर तमाम जितने भी इसके मेंबर स्टेट्स हैं वो यहाँ पर आती हैं, उनके रुकन ममालिक, और यहीं पर मुख्तलिफ मीटिंग्स सर अंजाम पाती हैं। मुख्तलिफ जो इनके सेशंस होते हैं जनरल असेंबली के, वो इसी हॉल में मुनक्किद होते हैं। ये जनेवा की बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है, जनेवा हेडक्वार्टर यूएन का, यूनाइटेड नेशंस। ये आपको वियना का यूनाइटेड नेशंस में जो हेडक्वार्टर है वो दिखाई दे रहा है। और इस वक्त स्क्रीन पर आपके सामने नैरोबी का हेडक्वार्टर है। नैरोबी में यूनाइटेड नेशंस का जो हेडक्वार्टर है उसकी बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम के पस मंज़र का थोड़ा सा जायज़ा लेते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि अक़वाम मुत्तहिदा बनाई गई, क्यों बनाई गई, किस तरह बनाई गई, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल लेते हैं। सबसे पहले जो इस तरह की एक लीग बनाई गई थी उसका नाम था अंजुमन अक़वाम, लीग ऑफ नेशंस। इसकी जो तश्कील की गई थी वो 1919 में की गई थी। रीज़न क्या थी कि दुनिया में 1914 में जब पहली जंग अज़ीम स्टार्ट हुई वो 1918 तक कंटिन्यू रही। उस वक्त मुख्तलिफ ममालिक ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहाँ पे अगर मुख्तलिफ ममालिक में कुछ आपस में क्लैशेस आ जाते हैं, उन क्लैशेस को उस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हल किया जा सके। तो इस प्लेटफॉर्म के लिए अंजुमन अक़वाम को बनाया गया। लेकिन मसला क्या बना कि जब दो ममालिक में आपस में कोई मसला छिड़ जाता था और अंजुमन अक़वाम में लाया जाता था और अंजुमन अक़वाम उसके मसले के मुताबिक कोई हल पेश करती थी, तो दोनों ममालिक मानने से इनकारी हो जाते थे। और इस अंजुमन अक़वाम के पास कोई ऐसी पावर नहीं थी कि दोनों ममालिक से अपनी बात मनवा सकती। इस तरह मसले जूम के तूं रहते। यानी ये लीग ऑफ नेशन बनाई ज़रूर गई, लेकिन पावर्स की कमी होने की वजह से ये अपना किरदार मौसर तौर पर अदा नहीं कर सकी, जिसका नतीजा क्या निकला कि दूसरी जंग अज़ीम 1939 में शुरू हो गई, जो 1945 तक जारी रही। इस जंग के दौरान भी 1942 में अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम का आइडिया पेश किया गया। अब ये बात चल ही रही थी कि 1945 में जापान में हिरोशिमा और नागासाकी के एटम बॉम्ब का वाक़या पेश आया, जिसके बाद इस बात की शिद्दत से ज़रूरत महसूस की गई
कि ज़रूर एक ऐसा इदारा होना चाहिए जो कौमों को आपस में जंग में झोंकने के बजाय उस प्लेटफॉर्म के ज़रिए मुख्तलिफ ममालिक के मसाइल का हल पेश कर सके। लिहाजा सैन फ्रांसिस्को जो अमेरिका की एक स्टेट है, वहाँ 1945 में 50 रियासतें जमा हुई और उन्होंने बिल आखिर 24 अक्टूबर 1945 को अक़वाम मुत्तहिदा की बुनियाद रखी। 50 रियासतें इसकी फाउंडर स्टेट्स हैं। फाउंडर स्टेट्स अब आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी कि वो स्टेट्स जो बिल्कुल वेरी फर्स्ट मीटिंग में जब इसकी बुनियाद रखी जा रही होती है किसी भी इदारे की, जो वेरी फर्स्ट सिग्नेटरीज होते हैं वो फाउंडिंग स्टेट्स कहलाते हैं, फाउंडर स्टेट्स। तो इन 50 रियासतों ने अक़वाम मुत्तहिदा की बुनियाद रखी और आपने डेट भी याद रखनी है, 24 अक्टूबर 1945, और इसका जो मेन हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। अक़वाम मुत्तहिदा का क़याम। अब अपनी बुक का पेज नंबर 56 खोल लीजिए। एक चीज़ जहन में रखिएगा इस टॉपिक के हवाले से कि एक्सरसाइज में आपका ये टॉपिक मौजूद नहीं है, इसके हवाले से कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन बोर्ड में ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आया है कि अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों पर नोट लिखिए। तो आपने इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। इसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों के बारे में। आपने इसमें से तमाम बनने वाले MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से याद करना है। इसको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आप अच्छे तरीके से याद कीजिएगा ताकि अगर बोर्ड में इस पर कोई सवाल आए तो आप इसको लिखने के अहल हों। ठीक है, अब अपनी बुक का पेज नंबर 56 खोल लीजिए। साथ साथ रीडिंग करते जाते हैं, साथ साथ इसमें जो अहम बातें उसको हाईलाइट करते जाते हैं। आप इसको अंडरलाइन करते जाइएगा। पहली जंग अज़ीम के खात्मे पर 1999 में अंजुमन अक़वाम लीग ऑफ नेशंस कायम की गई। इसको अंडरलाइन कर लें। अंजुमन अक़वाम कब बनाई गई थी? 1919 में। और कब ख़त्म हुई? दूसरी जंग अज़ीम छिड़ जाने की वजह से इदारा ख़त्म हो गया। जंग के बाद तबाही को देखते हुए दुनिया भर की इंसानी बरादरी ने आइंदा जंगों की रोकथाम और बाहमी ताउन के फ़रोग़ के लिए एक नए इदारे की तख्लीक़ को ज़रूरी समझा। बड़े ममालिक के सरबराहों ने मुतअद्दिद बार मुलाकातें की और बिलाखिर 1945 में अमेरिका के शहर सैन फ्रांसिस्को में कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। यहाँ पे आपने डेट भी याद रखनी है 1945 और सिटी भी सैन फ्रांसिस्को, और ये किस मुल्क का शहर है? अमेरिका। आपने ये सारा कुछ याद रखना है। और अक़वाम मुत्तहिदा बनाने का फैसला कर लिया गया। 50 रियासतों के नुमाइंदों ने 25 जून 1945 को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की मंजूरी दी। कितनी रियासतों ने साइन किए थे? इब्तदाई जो इसकी फाउंडर स्टेट्स थी 50 स्टेट्स थी, और इन्होंने किस डेट को ये साइन किया था? 25 जून 25 जून 1945 को। चार्टर कहते हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशंस जिसके मुताबिक ये इदारा चलाया जाना था। इसको जितनी पावर्स दी गई थी उन सबको यहाँ पर मेंशन कर दिया गया और इन 50 स्टेट्स के साइन ले लिए गए। ये इदारा 24 अक्टूबर 1945 को वजूद में आ गया। अब आपने ये डेट भी याद रखनी है कि किस डेट को इदारा वजूद में आया था? 24 अक्टूबर 1945। इसका सदर मुकाम न्यूयॉर्क में है। इसका मेन हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन एज MCQ और शॉर्ट क्वेश्चन भी याद रखनी है। अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम के मकासद देख लेते हैं कि जब ये इदारा कायम किया गया तो बेसिकली वो कौन से ऑब्जेक्टिव थे जो हासिल करना चाहे थे। पहला मकसद था बैनुल-अक़वामी अमन का क़याम, कि पूरी दुनिया में अमन को कायम किया जाए और लोगों मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान जो मुख्तलिफ गलतफहमियाँ हो जाती हैं तो उनको टेबल टॉक के ज़रिए, इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हल किया जा सके। मौशी और मौशती ताउन था कि ममालिक जो दूसरी जंग अज़ीम के बाद तबाही का शिकार हो चुके थे तो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें इस इदारे के थ्रू और एक दूसरे के सर्वाइवल में एक दूसरे के मुआविन साबित हों। तीसरा था इंसाफ की फराहमी के अगर किसी मुल्क के साथ कोई दूसरा मुल्क नाइंसाफ़ी करता है तो ये इदारा एज न्यूट्रल इदारे के तौर पर इन ममालिक के दरमियान इंसाफ के लिए काम करेगा, इंसाफ फराहम करेगा। और लास्ट था इंसानी मसाइल का हल, के पूरी दुनिया दूसरी जंग अज़ीम के बाद बहुत सारे इंसानी मसाइल की लपेट में आ चुकी थी तो ये इदारा अपने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के ज़रिए लोगों के मसले हल करने की कोशिश करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा के बुनियादी इदारे देख लेते हैं कौन कौन से हैं। इसके मखसूस बुनियादी इदारे हैं, चेक करते हैं। पहला है जनरल असम्बली, सलामती कौंसल, दौलती कौंसल, मौशी व मौशरती कौंसल, बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ, सेक्रेटरीट। ठीक है, दोबारा बोल देती हूँ। जनरल असेंबली, सलामती कौंसल जिसको सिक्योरिटी कौंसल भी कहा जाता है, दौलती कौंसल जिसको ट्रस्टीशिप भी कहा जाता है, मौशी मौशती कौंसल, इकोनॉमिक एंड सोशल कौंसल, बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सेक्रेटरीट जो इसका सारा जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड रखा जाता है।
जनरल असम्बली के बारे में देखते हैं। ये इसका मेन इदारा है। अगर इसको ये कहा जाए कि किसी इंसान के जिसमें जो हैसियत दिल को हासिल होती है, तो जनरल असम्बली भी यूएन के लिए हार्ट का काम देती है। जैसे पूरे जिस्म के दरमियान सेंट्रल वैल्यू पर हार्ट है, इसी तरह यूएन में भी सेंट्रल वैल्यू पर जनरल असम्बली है। दुनिया के जितने ममालिक इसके मेंबर्स हैं वो सब के सब जनरल असम्बली के मेंबर हैं। जब भी कोई सेशन का आगाज़ किया जाता है, कोई मीटिंग कन्वीन की जाती है, तो तमाम ममालिक जनरल असम्बली के हॉल में मौजूद होते हैं और यहीं पर तमाम ममालिक की रिप्रेजेंटेशन होती है। साथ साथ इसकी भी रीडिंग करते जाते हैं। जनरल असम्बली अक़वाम मुत्तहिदा का सबसे बड़ा इदारा, इसको भी अंडरलाइन कर लें। सबसे बड़ा इदारा अक़वाम मुत्तहिदा का कौन सा है? जनरल असम्बली है। तमाम रुकन ममालिक के नुमाइंदे जनरल असम्बली के इजलास में शरीक होते हैं। इसका इजलास हर साल सितंबर के महीने में मुनक्किद होता है। इसको भी अंडरलाइन कीजिए कि जनरल असम्बली का इजलास कब मुनक्किद होता है? सितंबर में। अच्छा, अब इसके फ़राइज़ कौन कौन से हैं वो चेक करते हैं। अगर आपसे सवाल पूछा जाए जनरल असम्बली के फ़राइज़, तो आपने इसको 1 बाय 1 अलग अलग लाइन में लिखना है। नंबर 1, सलामती कौंसिल के गैर मुस्तकिल अरकान का इंतखाब करना। नंबर 2, मुआशी और मुआशरती कौंसिल के अरकान का इंतखाब करना। नंबर 3, नई रियासतों को रुकनियत देना और किसी रियासत की रुकनियत को ख़त्म करना। नंबर 4, अक़वाम मुत्तहिदा के बजट की मंजूरी देना। नंबर 5, दुनिया भर में अमन के क़याम के लिए इक़दाम करना। ठीक है, ये 5 पॉइंट्स हैं। 5 वो मेन इसके पर्पस हैं जो इस इदारे के थ्रू अक़वाम मुत्तहिदा हासिल करता है। ये जनरल असम्बली का इंटरनल हॉल आपको दिखाई दे रहा है। जो न्यूयॉर्क की आपने हेडक्वार्टर की बिल्डिंग देखी थी, उसमें आपने जनरल असम्बली का आउटर व्यू देखा था और यहाँ आप जनरल असम्बली का इंटरनल व्यू देख रहे हैं। सलामती कौंसिल, सिक्योरिटी कौंसिल इसको कहा जाता है। इसकी हैसियत यूएन में क्या है कि जिस तरह जनरल असम्बली को यूएन का हार्ट कहा जाता है, इसी तरह जो यूएन का ब्रेन है उसको सिक्योरिटी काउंसिल या सलामती काउंसिल को कहा जाता है। बेसिकली जो तमाम डिसीजंस होते हैं, तमाम डिसीजंस पे गौर व खौज होता है, वो सारा सलामती काउंसिल में ही होता है। इसके बारे में पढ़ते हैं साथ साथ। ये अक़वाम मुत्तहिदा का दूसरा और बहुत अहम इदारा है और ये इदारा अक़वाम मुत्तहिदा की मरकज़ी इंतज़ामिया का दर्जा रखता है, यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव। जितने मेन डिसीजंस हैं वो यहीं पर लिए जाते हैं। सलामती कौंसिल के कुल अरकान की तादाद 15 है। इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए कि सलामती कौंसिल के जो टोटल मेंबर्स हैं वो 15 हैं। आप अच्छी तरह जहन में बिठा लीजिए, जहन नशीन कर लीजिए कि 5 इसके मुस्तकिल अरकान हैं। 5 मुस्तकिल अरकान कौन कौन से हैं? अमेरिका, रूस, बरतानिया, फ्रांस और अवामी जमहूरिया चीन। ठीक है, ये 5 इसके मुस्तकिल अरकान हैं और सलामती कौंसिल के इजलास मुख्तसर वक्फों के साथ होते रहते हैं। अच्छा, 5 मुस्तकिल अरकान हुए तो 15 में से बाकी जो 10 हैं वो गैर मुस्तकिल अरकान हैं। कौंसिल का सदर हरमा मुंतखब किया जाता है। इसको भी अंडरलाइन करें कि सलामती कौंसिल का जो सदर है वो हरमा मुंतखब किया जाता है। सलामती कौंसिल के फैसले 15 में से कम 9 अरकान की राय के मुताबिक तय पाते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि इन 9 अरकान में 5 मुस्तकिल अरकान शामिल हों। अब आप इस चीज़ को भी जहन में रखिएगा कि सलामती कौंसिल में जब फैसले लिए जाते हैं तो उसके लिए जो वेटेज है, कम से कम कितने वोट होना ज़रूरी है? 15 में से 9 वोट होना ज़रूरी हैं और इन 9 वोट में से भी इन 5 मुस्तकिल अरकान का होना ज़रूरी है। कौन कौन से 5 मुस्तकिल अरकान? अमेरिका, रूस, बरतानिया, फ्रांस और चीन। ये 5 मुस्तकिल अरकान भी इन 9 में से शामिल होने चाहिए और बाकी 10 में से 4 अरकान का उस तजवीज़ के हक़ में होना ज़रूरी है। फिर कोई भी फैसला माना जाता है। लेकिन अगर इन 9 अरकान में से चाहे ये 14 वोट मिल जाए किसी तजवीज़ के लिए, लेकिन 15वां वोट अगर इन 5 में से किसी एक का है तो ये तजवीज़ रद्द कर दी जाएगी। इसको कहा जाता है विटो पार। विटो पार क्या होती है, इसको पढ़ लेते हैं। अगर कोई एक मुस्तकिल रुकन मनफी राय दे दे तो मामला तय नहीं पा सकता। मुस्तकिल अरकान के इस इख्तियार को विटो का नाम दिया गया। जैसे कश्मीर का मामला आप देखें, ये कश्मीर की जब भी प्लेबिसाइट की बात की जाती है तो कोई ना कोई एक इनमें से जो पावर्स हैं ये वेटो कर देती हैं। बाकी 14 जो अरकान हैं वो फेवर में वोट दे देते हैं, लेकिन इनमें से कोई एक स्टेट जो है वो फेवर में वोट नहीं देती, पॉजिटिव रिस्पांस नहीं देती, उसको रिजेक्ट कर देती है इस प्रपोजल को कि प्लेबिसाइट अभी करवाया जाए, तो वो प्लेबिसाइट फिर हो नहीं पाता। इस तरह ये जो कश्मीर का मामला मुस्तकिल तौर पर लटका हुआ है। ठीक है, इसके कोई भी जो मुस्तकिल अरकान हैं किसी भी मामले को रद्द कर सकते हैं। उनकी इस पावर को क्या नाम दिया गया? विटो पावर का नाम दिया गया। अच्छा, अब सिक्योरिटी काउंसिल कौन कौन से काम कर सकते हैं, इनके फ़राइज़ में क्या क्या शामिल है, इसकी भी नंबरिंग कर लीजिए। अमन व अमान का क़याम। नंबर 2, बैनुल अक़वामी तनाज़ात का हल। नंबर 3, नए ममालिक की रुकनियत और इसके खात्मे की सिफारिश। बेसिकली ये तमाम फैसले जो हैं ये जनरल असम्बली में जाकर पेश किए जाते हैं, वहाँ पे वोटिंग की जाती है, लेकिन उससे पहले ही
जो असल में डिस्कशंस होती हैं वो सलामती कौंसिल के प्लेटफॉर्म पे होती हैं। तो बेशक वहाँ पर नए ममालिक की रुकनियत और ख़ात्मे के लिए जो फाइनल डिसीजन है जनरल असम्बली में है, लेकिन पीछे यहाँ पर डिस्कशन हो चुकी होती है। फिर ये डिस्कशन वहाँ ममालिक को बता दी जाती है और उसके मुताबिक फिर वहाँ पर वोटिंग सामने आती है। बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ के जजों का चुनाव और जनरल सेक्रेटरी के चुनाव की सिफारिशात सलामती असम्बली, ये जनरल असम्बली है, यहाँ पर सलामती ये एक कंपोजिंग मिस्टेक है बुक में, इसको ठीक कर लें। जनरल असम्बली को भेजना इसके अहम फ़राइज़ में शामिल है, ठीक है। यानी जो UN का जनरल सेक्रेटरी सेलेक्ट होते हैं वो भी यहाँ पर इन्हीं 5 मुस्तकिल अरकान की राय से सिलेक्ट होते हैं। ये सलामती कौंसिल यानी सिक्योरिटी कौंसिल का एक इंटरनल व्यू है। यहाँ पर तमाम लोग आपस में डिस्कशंस कर रहे हैं। आज हम बस यहीं तक पढ़ेंगे। आज हमने क्या क्या पढ़ा, अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम का पस मंज़र, अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम के मक़ासिद, और फिर उसके कितने इदारे हैं, और उन इदारों में से हमने आज 2 इदारों के बारे में पढ़ा, जनरल असम्बली और सलामती कौंसिल। आज आप इंशाल्लाह इतना ही याद करेंगे। उसके बाद ये टॉपिक हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए बहुत सारी दुआओं के साथ आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।